नमस्कार दोस्तों पिछले 2 महीने के अगर पश्चिम बंगाल की आप खबरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि चुनाव लड़ने के लिए जितने भी नियम बनाए जाते हैं उन सभी नियमों की धज्जियां इस चुनाव में उड़ाई गई हैं। चुनाव आयोग का काम यूं तो आचार संहिता को लागू कर एक फ्री एंड फेयर, एक निष्पक्ष चुनाव कराने का होता है, लेकिन जब चुनाव आयोग खुद एक पार्टी के लिए काम करता हुआ नजर आए तो आप इस चुनाव को क्या कहें? अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाल का ड्रामा खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है, जहां पर खुद उन्होंने चुनाव आयोग पर ही टैंपरिंग के आरोप लगाए हैं। अगर आप पूरा चुनाव पर भी नजर डालें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि इस पूरे चुनाव में साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो विपक्ष की सरकार वहां पर मौजूद है उनके कार्यकर्ताओं पर और पूरे राज्य के जो वोटर्स हैं उन पर दबाव बनाया जा सके। हमने देखा कि कैसे इस चुनाव में एन चुनाव के समय आईपैक के डायरेक्टर, वही आईपैक जो ममता बनर्जी के लिए इस पूरे चुनाव में कैंपेनिंग की तैयारी कर रहा था, उसके डायरेक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वोटिंग खत्म होने के अगले दिन ही उस शख्स को छोड़ दिया जाता है। हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश से आया एक अधिकारी जो अपने आप को शायद सिंघम समझता है, उसकी ओर से बड़े बड़े वीडियो बनाए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लोगों को धमकियां दी जाती है, लेकिन सब चुप रहते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी खुद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को गेट लॉस्ट कहते हैं। पूरा मामला सामने आता है, उनकी ओर से ट्वीट कर तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक वाली ट्वीट की जाती है, उन्हें चेतावनी दी जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। हमने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल के समय जो गवर्नर उनके थे इस चुनाव के समय, उन्हें बदल दिया जाता है। खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर से ईवीएम में जहां पर बीजेपी के बटन मौजूद है वहां पर टेप लगाने की बात आती है, और तो और चुनाव आयोग ने 91 लाख लोगों का नाम इस पूरे चुनाव से काट दिया, और उसके बाद उनका ये दावा है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। एक आंकड़ा जो सामने आया है कि मणिपुर में कुल मिलाकर 18,500 सीएपीएफ के अधिकारी मौजूद हैं, जबकि अकेले कोलकाता में जिस दिन वोटिंग हो रही थी तब 28,500 सीएपीएफ अधिकारी मौजूद थे। पूरे मणिपुर से 10,000 ज़्यादा अधिकारी अकेले कोलकाता में मौजूद थे। ये क्या है दोस्तों? और आज का ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ और ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि क्या अब ये नया नॉर्मल बन चुका है? इज दिस एक्सेप्टेबल? इज दिस राइट? और अब क्या हर चुनाव ऐसे ही लड़ा जाएगा? जहां पर विपक्ष सत्ता में है वहां पर क्या इसी तरह से साम दाम दंड भेद, केंद्रीय एजेंसीज, गोदी मीडिया, हर चीज का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि दबाव बनाया जा सके, और फिर कोशिश की जाएगी कि एक भी जगह पर विपक्ष को सत्ता में नहीं रहने दिया जाए, और इसके लिए लोगों को डराया धमकाया जाएगा? आज इन्हीं चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, और सवाल वही है कि क्या अब ये एक नया नॉर्मल बन चुका है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, इस पूरे बंगाल इलेक्शन ने एक चीज़ तो साफ कर दिया है कि हमारा देश बिना किसी प्रधानमंत्री के भी काम कर सकता है, क्योंकि पिछले 1 महीने से देश के प्रधानमंत्री न रहते हुए केवल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारक के रूप में गली गली घूमते हुए नजर आते हैं। कभी वो झलमुरी खाते हुए नजर आए तो कभी वो हुगली की नदी पर तैरते हुए एक बोट पर बैठे हुए तस्वीरें खींचते हुए, उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। अचानक से चुनाव के बीच उन्हें महिलाओं की याद आती है, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, डिलिमिटेशन को पास करने की कोशिश की जाती है, और जब ऐसा नहीं होता है तब देश के नाम संदेश देते हुए वो पूरे विपक्ष पर आक्रामक होते हैं। तब भी नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारक के तौर पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसे लेकर भी चुनाव आयोग की ओर से कुछ नहीं कहा जाता है, वो इसे किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं मानते। जबकि सच्चाई अब सामने आ रही है। वोटिंग खत्म होने के बाद जो उनकी असली शक्ल है, जो असली चेहरा है दोस्तों, वो अभी आपके सामने आ रहा है, क्योंकि 1 मई से जो कमर्शियल एलपीजी गैस है उसकी कीमत 993 रुपये से बढ़ गई है। ये वो खबरें हैं जो हर किसी को पता थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा एलपीजी सिलेंडर क्या, पेट्रोल डीजल सभी की कीमतें बढ़ेंगी। 4 तारीख के बाद बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी, लेकिन अभी से ही कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमत में 993 रुपये बढ़ाए गए। केवल और केवल चुनाव का इंतज़ार था, और शायद हमारे देश के जो नेता हैं वो जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि चुनावों के समय हम कुछ भी करें, जनता हमें विश्वास में ले लेगी, हर बात मान लेगी, और उसके बाद चाहे हमें
एक ही दिन में, एक ही झटके में अचानक से 993 रुपये ही क्यों ना बढ़ाना पड़े। मेरा सवाल वही है कि क्या अब ये एक नया नॉर्मल बन चुका है? इज दिस अप्रूव्ड? क्या अब हम इसे एक्सेप्ट करने लगे हैं? ये आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जिस पर हमने लगातार फोकस किया है वो है SIR। SIR के जरिए एक झटके में पश्चिम बंगाल से 91 लाख लोगों के नाम को काट दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन इस सब के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया है वो नियमों के तहत किया है और जो भी चीज़ें उन्होंने की है वो सबूत देखते हुए किया है। अच्छा, अगर नियमों के अनुसार आपने किया है तो जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से कहा गया कि 50 लाख से ज़्यादा घुसपैठियों को यहाँ से भगा दिया गया, तब चुनाव आयोग ने क्या किया? क्या चुनाव आयोग ने ही ये SIR नहीं किया था? इस पर चुनाव आयोग चुप क्यों रही? घुसपैठियों का इस्तेमाल कर साफ तौर पर बीजेपी की ओर से पूरा हमला ममता बनर्जी पर किया जा रहा था, जबकि ये प्रक्रिया SIR की जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग की ओर से की गई। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष आयोग न रहते हुए एक पार्टी के लिए काम करता हुआ नजर आता है और इसलिए उनकी ओर से चुप्पी साधी जाती है। लेकिन उनकी ओर से तभी वो इतना आक्रामक होते हैं जब मामला तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता है। आप समझ लीजिए कि एक नया फॉर्मूला है जहां पर ऑपोजिशन पर दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ED, IT, CBI के साथ अब चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए आप पाएंगे कि जब तृणमूल कांग्रेस के कई सारे सांसद चुनाव आयोग के अधिकारियों को मिलने जाते हैं तो वहां पर उन्हें गेट लॉस्ट कह दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तब भी चुनाव आयोग की ओर से ज़्यादा कुछ सफाई नहीं दी जाती है। उसके बाद तो चुनाव आयोग की ओर से ट्वीट कर यह कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस को दो टूक देते हैं, एक तरीके से चेतावनी देते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पश्चिम बंगाल में होकर रहेगा। लेकिन अगर उन्हें चेतावनी देनी थी तो उन्हें हर किसी को देना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को लड़ रही है, कांग्रेस की ओर से भी इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। लेकिन केवल तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर टारगेट किया जाता है क्योंकि सत्ता में वो मौजूद हैं और उन्हीं पर दबाव बनाने की तैयारी है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ और सवाल यही है कि क्या ये हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि चुनाव इसी तरह से लड़ा जाएगा? अगर नहीं तो फिर इन तमाम चीज़ों के बावजूद इस पर हम बात क्यों नहीं कर रहे? और कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, इसी पर बातचीत क्यों हो रही है? क्या यही है इनकी निष्पक्षता? चुनाव खत्म होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक CCTV फुटेज जारी किया गया है और उन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं टैंपरिंग की जा रही है। हालांकि इसका जवाब खुद चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जो साथ के साथ AC स्ट्रॉन्ग रूम्स है जहाँ के CCTV फुटेज सामने आए हैं वो सील्ड हैं। और उनका कहना है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने सभी को इन्फॉर्म किया था, हर एक प्रत्याशी को भी इन्फॉर्म किया था कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं उसका सेग्रीगेशन किया जाएगा और उसके लिए उन्होंने लोगों को समय भी दिया था और इसके लिए वो वहाँ पर मौजूद थे जो CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और वो बतौर भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के जो एजेंट हैं उन्हें दिन रात डराया सताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे चुनाव को वो जी जान से लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने क्या कहा, आप सुनिए। एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा EVM मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके लड़ेंगे और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को जितना भी पार्टी है सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहते हैं और लोग काउंटर में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहते हैं, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। दोस्तों, आप देखिए कि दबाव कैसे बनाया जाता है। एक बार भारतीय जनता पार्टी एक तरह से काम करती है, गोदी मीडिया दूसरी तरफ से काम करता है, चुनाव आयोग गेट लॉस्ट कहकर तीसरी तरफ से काम करता है, चौथी तरफ से हम देखते हैं कि जो यूपी के सिंघम IPS अजय पाल शर्मा, वो अपने आप को सिंघम समझते हैं और ऐसे सरकार का सर पे हाथ होने के बाद कोई भी सिंघम बन जाता है। बहरहाल उनकी ओर से वीडियो जारी किया जाता है और वो भी एक तरीके से धमकी देते हुए नजर आते हैं कि कोई भी शैतानी करेगा तो इस बार सही नहीं जाएगी, बाद में कहना नहीं कि मैंने कहा नहीं। और इस वीडियो को खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग वायरल करते हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की
किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब आप सोचिए, जिसका काम ऑब्जर्वर रहना है, जिसका काम है देखना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा हो, वो खुद ऐसे वीडियोस बनाता है और एक पॉलिटिकल पार्टी इसे अगर वायरल करती है तो आप इसे क्या कहेंगे दोस्तों। और तो और आपको ये भी समझना होगा कि जब भी ऐसे चुनाव होते हैं तब जो पुलिस का कंट्रोल है, जो सिक्योरिटी का कंट्रोल है, वो स्टेट के पास ना रहते हुए चुनाव आयोग के पास रहता है, सेंटर के पास रहता है। और उसके बावजूद इस तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि कई जगहों पर ईवीएम पर, जहाँ पर उनके बटन मौजूद थे, वहाँ पर टेप लगाया गया और उन्हें वोट करने नहीं दिया गया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये टीएमसी के लोगों ने गुंडई की है, लेकिन चुनाव आयोग तो इस चुनाव को लड़ा रहा है। वहाँ पर जो वोटिंग के ईवीएम मशीन्स मौजूद हैं वो तो चुनाव आयोग ने लगाए हैं। चुनाव आयोग तो तृणमूल कांग्रेस वालों को दो टूक दे रहा था, ऐसे में वहाँ पर टेप लगाया किसने, ये भी एक सवाल मौजूद है। और जब खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह के सवाल उठाए जाएंगे, जो केंद्र सरकार में मौजूद हैं, जिनकी हर बात चुनाव आयोग के अधिकारी सुनते हैं, तब आप इसे किस तरह से देखते हैं। मेरा सवाल वही है कि क्या ये सारी चीज़ों को अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है? क्या अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक मामूली सी बात हो गई हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कहते? हर बार चुनावों से पहले हम देखते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी वैसा ही किया गया। आईपैक के जो डायरेक्टर हैं विनेश चांडेल, वही आईपैक, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर उनके लिए पूरी तरीके से कैंपेनिंग की तैयारी कर रहा था, उनके डायरेक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग, 50 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से गिरफ्तार किया जाता है ऐन चुनावों से पहले। और जिस दिन आखिरी चरण का मतदान होता है उसके अगले दिन हम देखते हैं कि खुद ईडी इनके बेल को अपोज नहीं करती है और आईपैक के डायरेक्टर को बेल मिल जाती है। लेकिन कोई भी सवाल नहीं पूछता है कि ऐसा क्यों है कि चुनाव होते ही आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं और चुनाव खत्म होते ही ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि 4 तारीख को क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। भले ही ममता बनर्जी जीतें या हारें, अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तब भी मैं आपके सामने यही कहूँगा कि ये जो चुनाव है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं था। मैं आपके सामने कई सारे वीडियोज़ नहीं ला रहा, वो वीडियोस नहीं ला रहा जहां पर मार पिटाई की गई। हमने देखा कि कैसे इन तमाम अधिकारियों की सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दूसरे लोगों को पीटा, कहीं पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीटा, उनके अधिकारियों को भगाया, उनके नेताओं को भगाया। सवाल ये है कि इस देश के लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें कब से नॉर्मल हो चुकी हैं? कितना दबाव बनाया जाता है, आप सोचिए, एक विपक्षी राज्य में, ताकि वहाँ पर वो सत्ता में ना रह सकें। ये सारी चीज़ें हमने महाराष्ट्र में भी देखी थी, किस तरह से गोदी मीडिया काम करता है, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, और अगर फिर भी आप चुनाव जीतते हैं तो आपके पार्टी को तोड़ दिया जाता है। बहरहाल यहाँ पर आप देखते हैं कि चुनाव में वोटिंग के समय 91 लाख लोगों को निकालने के बाद वहाँ पर एक छावनी में पूरे के पूरे कोलकाता को बदल दिया जाता है। साकेत गोखले की इस ट्वीट को आप देखिए, जहाँ पर उन्होंने ये दावा किया है कि मणिपुर जब जल रहा है तो पूरे मणिपुर में 18,500 सीएपीएफ के अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन अकेले केवल कोलकाता में 28,500 सीएपीएफ के अधिकारी मौजूद हैं। आप सोचिए, एक पूरे राज्य से ज़्यादा इतने अधिकारी केवल एक शहर में मौजूद हैं। क्यों? क्या आपको लगता है कि हमारे देश के अधिकारियों की ज़रूरत कहाँ ज़्यादा है? जहाँ पर मतदान हो रहा है कोलकाता में, या उस मणिपुर में जो जल रहा है लेकिन देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते नहीं हैं? दोस्तों, फिर से सवाल वही है जो मैंने जिस चीज़ के लिए इस वीडियो को बनाया, कि क्या ये सारी चीज़ें अब हमारे लिए नॉर्मल हो चुकी हैं? क्या इन सभी चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है? और क्या ऐसे ही इस चुनाव में और आगे वाले चुनाव को हम लड़ते जाएंगे? अगर यही जवाब है तो क्या इसे आप लोकतंत्र मानते हैं? क्या ये लोकतंत्र में लिया गया फैसला है, या लोकतंत्र में दबाव के चलते किसी एक को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे चुनाव आयोग के साथ साथ हमारी जो अदालतें हैं वो भी चुप हो चुकी हैं, उनकी भी आंखें बंद हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सब नज़र नहीं आ रहा। ये तो कुछ, मैं कह रहा हूँ 5% भी आपको मैंने जानकारी नहीं दी है, इतनी सारी खबरें हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और सवाल यही है कि क्या विपक्ष को कहीं पर भी राज करने से रोकने के लिए इतने बड़े पैमाने पर प्रेशर रखा जाएगा?
और क्या ये सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? क्या अब ऐसे ही चुनाव होगा और क्या ये सारी चीज़ें अब नए भारत में नया नॉर्मल हो चुका है? जब भी इतिहास लिखा जाएगा मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी चीज़ों के बारे में भी लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेज भी इतने एक तरफा नहीं थे जितनी एक तरफा इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं। बहरहाल 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो पूरा चुनावी प्रक्रिया है इस पर सवाल उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन मोड में ही हमारे नेता काम करते हैं और केवल एक पार्टी का परचम इस पूरे देश में लहराए, एक रंग इस पूरे देश में दिखे, इसी के लिए कामकाज हो रही है। क्या ये सही है? यही मेरा सवाल है और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप मुझे दीजिए इजाज़त। सवाल आपके सामने है कि कल आप अगर इसका विरोध करेंगे, अगर आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा तो आपके लिए कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि उनके लिए तो ये एक स्ट्रैटेजी है इलेक्शन लड़ने की। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आगे भी हम इस तरह से आपकी जो याददाश्त हैं वो बार बार ताज़ा करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।